नमस्कार, ब्लूप्रिंट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आपने देखा कि किस तरह से राजनेताओं ने भारत के सामाजिक जीवन में विभाजन की रेखा खींचने की कोशिश की, उत्तर और दक्षिण का बंटवारा करने की कोशिश की। ऐसा एक नैरेटिव सेट करने की कुत्सित चेष्टा की गई कि मानो हिंदी भाषी भारत ने या उत्तर भारत ने दक्षिण भारत के अधिकारों को, उनके प्रभाव को झपट लिया हो, छीन लिया हो, उसका अपहरण कर लिया हो। मैं बात कर रहा हूं लोकसभा में सीटों की संख्या की, महिला आरक्षण के बाद। और इस कोशिश में उत्तर भारत के नेता भी आ गए मैदान में कूदकर। दक्षिण वाले अपनी आशंका जताएं, बात समझ में आती है। उत्तर भारत के नेताओं ने उत्तर भारत को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लोकसभा के भीतर और राज्यसभा के भीतर और लोकसभा राज्यसभा के बाहर। जिन नेताओं का सारा जीवन उत्तर भारत में रहा, उत्तर भारत की कृपा से जो नेता बने अपने अपने राज्यों में, उन्होंने भी उत्तर भारत को लांछित किया। कहा सारी ताकत उत्तर भारत में आ जाएगी, संसद की सरकार बनाने में दक्षिण भारत की कोई भूमिका नहीं बचेगी, उत्तर भारत के कुछ राज्य भारत की राजनीतिक शक्ति को अपनी मुट्ठी में केंद्रित कर लेंगे। ऐसी बातें कही गई। ये झूठ था, असत्य था, अनर्गल था, ठीक बात है, लेकिन कही क्यों गई? सामान्य जन के मन पे तो इसका असर पड़ता है। ये चिनगारी का खेल है। वाजपेयी जी ने कभी कहा था, अटल जी ने, कि चिनगारी का खेल बुरा होता है, चिनगारी का खेल बुरा होता है। ये चिनगारी का खेल खेला जा रहा है। उत्तर और दक्षिण की विभाजक रेखा भारत को कमजोर करेगी। चुनौतियों से लड़ने के लिए भारत की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको कमजोर करेगी ये खाई। राष्ट्र एक इकाई है, उसको समग्रता में ही लेकर चलना होगा, समग्रता में ही निर्णय होंगे, समग्रता में ही चिंतन होगा। ये बात प्रधानमंत्री ने कही है सदन में कि हम एकांगी होकर चिंतन नहीं कर सकते, एकांगी होकर निर्णय नहीं कर सकते। कोई सरकार उत्तर दक्षिण का भेद रखकर सरकार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकती। उत्तर दक्षिण का मसला नहीं, कतई। मसला तो ये था कि पूरे भारत में हर छोर में, हर राज्य में एक ही फॉर्मूले के तहत सीटों में बढ़ोतरी हो। इसीलिए 50% का फॉर्मूला इवॉल्व हुआ कि जितनी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं उसके 50% और बढ़ जाएं उत्तर प्रदेश में, और जितनी सीटें तमिलनाडु में हैं उतने में 50% जोड़ के हो जाए तमिलनाडु की। कहीं कोई भेद नहीं, कहीं कोई विभेद नहीं, किसी के साथ किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। फिर ये क्यों फैलाया गया? दक्षिण के सारे पांचों राज्यों की जो स्थिति आज की लोकसभा में है उससे 50% ज्यादा की स्थिति अगली लोकसभा में हो जाएगी। यही उत्तर भारत के साथ है, राई रत्ती का अंतर नहीं। फिर भी ये प्रचारित किया गया, क्यों? इसके पीछे साजिश की मंशा है, इसके पीछे देश को मानसिक तौर पर बांटने की इच्छा है। एक दौर था जब उत्तर और दक्षिण के बीच में भारी तनाव रहता था, बड़ी मुश्किल से वो तनाव पाटा गया। कभी भाषा को लेके, कभी किसी चीज को लेके इस ढंग की चीजें होती थी। अब लोकसभा में सीटों की संख्या को लेके वो चिनगारी फिर से सुलगाई जा रही है। एक बात और समझिए, अगर
2026 की जनगणना पूरी होने के बाद परिसीमन होता जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, तब क्या स्थिति बनती ये पता है आपको? अगर जनगणना के 2026 के आंकड़ों के आधार पर भविष्य में परिसीमन होता साल 2 साल बाद, तो क्या स्थिति बनती? तब स्थिति दक्षिणी राज्यों के लिए खराब होती। ये नई चीज बता रहा हूं आपको, दक्षिणी राज्यों के लिए तब स्थिति खराब होती। पूछिए कैसे? 2011 से और 2026 तक दक्षिणी राज्य कहते हैं कि हमने जनसंख्या नियंत्रण में विशेष उपलब्धियां हासिल की। ठीक बात है। जब आपने अपने यहां जनसंख्या स्थिरीकरण कर लिया, यानी जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य पा लिया, तो आपकी जनसंख्या कम हो गई। और दक्षिण भारत के ही लोगों के तर्क के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या विस्फोट होता रहा। तो अगर 26 के आंकड़े ऐसे होते कि उत्तर भारत की जनसंख्या, या उत्तर भारत छोड़िए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और तमिलनाडु की जनसंख्या, उसमें सीटों का जब बंटवारा होता लोकसभा की, तो फिर तो तमिलनाडु की जो वर्तमान सीटें हैं, हो सकता उनमें भी 2 कम हो जाती। बढ़ोतरी तो छोड़िए, मान लीजिए ये फैसला होता कि 20 लाख पर 1 सीट होगी लोकसभा की। मान लीजिए 26 की जनगणना के बाद परिसीमन हो और उसमें यह व्यवस्था है कि भाई 20 लाख पर 1 सीट होगी लोकसभा की। हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं। तो उत्तर प्रदेश में कितनी होंगी? 25-27 करोड़ के उत्तर प्रदेश में। और तमिलनाडु की आबादी कितनी है अब? उसमें फिर कितनी बचेंगी? और छोटे राज्यों में फिर सीटें कहां बचेंगी? ये सोचना होगा। तब तो सीटें और कम हो जाएंगी। तब क्या अभी जब सीटें बढ़ रही हैं तो कह रहे हो कि दक्षिण के साथ अन्याय हो रहा है, और अगर दक्षिण की सीटें कम हो जाएं तब तो हाय तौबा बचा दोगे। कहोगे हमको जनसंख्या स्थिरीकरण का, जनसंख्या पर नियंत्रण करने की सजा मिल रही है, दंड मिल रहा है। और ये बात कहते भी एम के स्टालिन। इसलिए वो फॉर्मूला तो दक्षिण राज्यों के लिए और भी मुश्किल हो जाता उसे स्वीकार कर पाना। वो और संकट में पड़ जाते, ये जान लीजिए। क्योंकि ताजा जनसंख्या के आधार पर दक्षिणी राज्य और पूर्वोत्तर राज्य भारत के, ये सब गहरे संकट में फंस जाते अगर उसके आधार पर नया परिसीमन हो 26 की जनगणना के आंकड़े आने के बाद। और एक चीज और भी बड़ी महत्वपूर्ण रही, मुस्लिम महिलाओं को अलग से महिला आरक्षण में अलग से आरक्षण की व्यवस्था हो, कोटा विद इन कोटा। ये मांग इस बार ओबीसी की मांग से बड़ी मांग बनकर सामने आई। ये भी एक नया पेंच था। जितनी जोरदारी से ओबीसी के लिए आरक्षण की बात नहीं हुई, उससे ज्यादा जोरदारी से समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने मसला उठाया था महिला आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं के लिए पृथक आरक्षण का। यह भी एक खतरनाक संकेत है। महिला आरक्षण में महिलाओं के कोटे में मुसलमान महिला भी लड़ सकती है, हिंदू महिला भी लड़ सकती है, क्या दिक्कत? एक। दूसरा, जो 543 सीटें महिला कोटे से बाहर की जो 543 सीटें बचेंगी, उनमें भी महिलाएं लड़ सकेंगी। उनमें महिलाओं का चुनाव लड़ने पर रोक नहीं होगी। यह भी तो बड़ी बात है। तो उस पर भी मुसलमान महिला लड़ सकती है। अगर गृह मंत्री अमित शाह के शब्दों में कहूं तो समाजवादी पार्टी अगर अपनी सारी लोकसभा की टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दे तो भी कोई संवैधानिक रोक नहीं, कोई व्यवस्था उस पर उंगली नहीं उठा सकती, उनकी मर्जी। आप सारे महिला आरक्षित सीटों पर मुसलमान लड़ाइए, महिलाएं,
लेकिन उनके लिए लिखत पढ़त में कोटा क्यों मांगते हैं? देश के विभाजन का रास्ता एक बार फिर खोलना चाहते हैं क्या? धर्म के आधार पर यह देश बट गया, आप धर्म के आधार पर आरक्षण देकर फिर उस बंटवारे की रेखा को और गहरा करना चाहते हैं। दोबारा से वही सब परिस्थितियां पैदा करना चाहते हैं, वही सब तनाव जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए संसद में 2 ही आरक्षण अनुमन्य हुए लोकसभा में, एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इसके अतिरिक्त भारत ने लोकसभा में, विधानसभा में किसी अन्य किस्म के आरक्षण को स्वीकार नहीं किया, किसी दौर में नहीं किया, न जवाहरलाल जी के दौर में, न इंदिरा जी के दौर में, न राजीव गांधी के दौर में, न वाजपेयी जी के दौर में, न नरसिंह राव के दौर में, न मनमोहन सिंह के दौर में, न मोदी के दौर में, कभी स्वीकार नहीं किया, किया जाना भी नहीं चाहिए। और जब मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण मांगा जाए तो स्थिति विस्फोटक हो जाती है। फिर क्रिश्चियन महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण क्यों नहीं मांगा जाएगा? फिर बौद्धों के लिए अलग से आरक्षण क्यों नहीं मांगा जाएगा? फिर पारसी महिलाएं अपने लिए अलग से आरक्षण क्यों नहीं मांगेंगी? केवल मुस्लिम महिलाओं को क्यों आरक्षण मांगा गया? उनके लिए क्यों मांगा गया? और अगर मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण मांगा जा सकता है तो ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, इन महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं मांगा जा सकता? कोटा विद इन कोटा। फिर क्या स्थिति बनेगी? फिर उसके बाद क्या बचेगा? क्या ये बड़ा प्रश्न है, ये चालबाजी है, देश को कमजोर करने, आंतरिक तौर पर कमजोर करने की वो है साजिश। आप सोचिए, फिर देश में रहने वाला हर धर्म अपनी महिलाओं के लिए 33% महिला आरक्षण के बीच के अंदर अपने लिए एक कोटा मांगता। कितने कोटे देते आप कोटे के अंदर? फिर बचता क्या? चिंदी चिंदी हो जाता आरक्षण, और आप धार्मिक विभाजन रेखा को और गहरा करते। इसलिए ये 2 चीजें खतरनाक हुई, एक उत्तर और दक्षिण को आमने सामने टकराव की परिस्थिति पैदा करने की साजिश, और दूसरा मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण अलग से देने की मांग के पीछे की साजिश। इन 2 साजिशों से देश को सतर्क रहना होगा, अभी भी, आगे भी। ये मांगें खत्म नहीं होंगी, दब सकती हैं, भविष्य में फिर कोई परिस्थिति बनेगी ऐसी, फिर यही मांगें उठाई जाएंगी, उत्तर से दक्षिण को लड़ाने की और मुस्लिम तुष्टीकरण की एक नई डिश देश के मेज पर पेश करने की कोशिश होगी कि साहब महिलाओं के लिए जो आरक्षण है उसमें से मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण दे दो। सोचिए, मुस्लिम पुरुषों के लिए कोई आरक्षण है नहीं, फिर मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों मांगा जा रहा है? सोचिए, लेकिन मांगा गया। यहीं से पता लगता है कि मंसूबा क्या था, मंशा क्या थी। धन्यवाद।